हैरी पॉटर और पारस पत्थर। अध्याय 7। बोलती टोपी। दरवाजा एकदम खुल गया। वहां काले बालों वाली एक लंबी जादूगरनी हरे दुशाले में खड़ी थी। उनका चेहरा बहुत कठोर था और उन्हें देखते ही हैरी के मन में पहला विचार आया कि उनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर मैगोनागल, फर्स्ट ईयर के बच्चे, हैग्रिड ने कहा। धन्यवाद हैग्रिड, यहाँ से इन्हें मैं ले जाऊंगी। उन्होंने दरवाजे को थोड़ा चौड़ा खोल दिया। प्रवेश हॉल इतना बड़ा था कि डर्सली का पूरा घर इसमें समा सकता था। ग्रिंगॉट की तरह यहाँ भी पत्थर की दीवारों पर जलते हुए मशालों से रोशनी हो रही थी। छत इतनी ऊंची थी कि दिखती ही नहीं थी और ऊपर की मंजिलों तक जाने के लिए संगमरमर की शानदार सीढ़ियां उनके सामने थीं। सख्त पत्थर के फर्श पर वे लोग प्रोफेसर मैगोनागल के पीछे पीछे चल दिए। दाईं तरफ के दरवाजे से हैरी को सैकड़ों हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लगता था स्कूल के बाकी बच्चे वहां पहले ही पहुंच गए थे, पर प्रोफेसर मैगोनागल फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉल में नहीं ले गईं, बल्कि उन्हें हॉल के पास वाले एक छोटे खाली कमरे में खड़ा कर दिया। वे एक दूसरे से सट कर खड़े थे और परेशानी की हालत में इधर उधर ताक रहे थे। वे आमतौर पर इतने पास पास नहीं खड़े होते जितने पास में इस समय खड़े थे। हॉगवर्ट्स में आप लोगों का स्वागत है, प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा। सत्र की शुरुआती दावत जल्दी ही शुरू होने वाली है, परंतु इससे पहले कि आप लोग बड़े हॉल में अपनी सीटों पर बैठें, आपको अपने हाउस के लिए चुना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आपका हाउस हॉगवर्ट्स में आपके परिवार की तरह होगा। आप अपने हाउस के बाकी सभी बच्चों के साथ क्लास में बैठेंगे, अपने हाउस के कमरे में सोएंगे और अपने हाउस के हॉल में अपना खाली समय बिताएंगे। कुल 4 हाउस या दल हैं, जिनके नाम हैं गरुड़ द्वार, मेहनतकश, चील घाट और नाग शक्ति। हर हाउस का अपना शानदार इतिहास है। हर एक में बेहतरीन जादूगर और जादूगरनियां हुए हैं। जब तक आप हॉगवर्ट्स में रहेंगे तब तक अच्छे काम के लिए आपको हाउस पॉइंट मिलेंगे, जबकि किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर आपके हाउस के पॉइंट घटा दिए जाएंगे। साल के अंत में सबसे ज्यादा पॉइंट वाले हाउस को हाउस कप दिया जाएगा, जो बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे आशा है आप जिस भी हाउस में जाएंगे उसके लिए गौरव साबित होंगे। चुनने की रस्म पूरे स्कूल के सामने कुछ ही मिनटों में होगी। मैं सुझाव देती हूँ, बेहतर होगा आप लोग इंतजार करते समय अपने आप को तैयार कर लें। उनकी आंखें एक पल के लिए नेविल के चोगे पर रुकीं, जो उसके बाएं कंधे के कान के नीचे बंधा था, और फिर रॉन के नाक के धब्बे पर। हैरी घबरा कर अपने बाल संभालने लगा। जब मैं आप लोगों के लिए तैयार हो जाऊंगी तो वापस आ जाऊंगी। कृपया शांति से इंतजार करें। वे कमरे से चली गईं। हमें हाउस के लिए कैसे चुना जाएगा? उसने रॉन से पूछा। मुझे लगता है किसी तरह का इम्तिहान देना होगा। फ्रेड ने कहा था कि इसमें बहुत दर्द होता है, पर मुझे लगता है वो मजाक कर रहा था। हैरी का दिल धक रह गया। इम्तिहान, और वो भी पूरे स्कूल के सामने? वो तो अभी रत्ती भर भी जादू नहीं जानता था। हे भगवान, उसे न जाने क्या करके दिखाना होगा। यहाँ कदम रखते ही उसे ऐसी चीज की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने चारों तरफ चिंता से देखा और पाया कि सभी डरे हुए थे। कोई भी ज्यादा बोल नहीं रहा था, सिवाय हर्माइनी ग्रेंजर के, जो अपने सीखे हुए सभी मंत्र बहुत तेजी से दोहरा रही थी और सोच रही थी कि उसे न जाने कौन से मंत्र का इस्तेमाल करना होगा। हैरी ने बहुत कोशिश की कि हर्माइनी की बातों की तरफ जरा भी ध्यान न दिया जाए। वो कभी इतना ज्यादा नहीं घबराया था, कभी नहीं। तब भी नहीं जब उसे वर्नन अंकल के पास स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ले जाना पड़ा था, जिसमें लिखा था कि उसने न जाने कैसे अपने टीचर के विग को नीला कर दिया था। उसकी आंखें दीवारों पर जमी हुई थीं। किसी भी पल प्रोफेसर मैगोनागल वापस आ सकती थीं और उसे उसके दुर्भाग्य की तरफ ले जा सकती थीं। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण वो हवा में 1 फुट उछला और उसके पीछे कुछ बच्चे चीखे। क्या बेवकूफ़ी है! उसने जोर से सांस ली। उसके आसपास खड़े बच्चों ने भी ऐसा ही किया। लगभग 20 भूत पिछली दीवार से तैरते हुए अंदर आ गए थे, मोती की तरह सफेद और कुछ हद तक पारदर्शी। ये भूत कमरे में तैरते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। वे आपस में बहस कर रहे थे।
मैं तो यही कहूंगा कि माफ करो और भूल जाओ, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। एक सन्यासी जैसे दिखने वाले मोटे और नाटे भूत ने कहा, मेरे प्यारे सन्यासी, क्या हमने पीव्स को वो सारे मौके नहीं दिए हैं जो उसे मिलने चाहिए थे? वो हम सब का नाम बदनाम करता है और आप जानते ही हैं वो सच में भूत भी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुलूबंद और चुस्त कपड़े पहने एक भूत ने अचानक फर्स्ट ईयर के बच्चों को देख लिया था। किसी ने जवाब नहीं दिया। नई विद्यार्थी होंगे, मोटे सन्यासी ने कहा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम लोगों को हाउस के लिए चुना जाने वाला है। कुछ बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है तुमसे मेहनत कश हाउस में मुलाकात होगी, मेरा पुराना हाउस। तभी एक तीखी आवाज आई, अब चलिए, चुनने की रस्म शुरू होने वाली है। प्रोफेसर मैकगोनागल लौट आई थीं। एक एक करके सभी भूत सामने वाली दीवार से तैरते हुए चले गए। आप लोग लाइन बना लें और मेरे पीछे आएं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा। हैरी की हालत बुरी थी। उसके पैर जैसे अचानक बहुत भारी हो गए थे। लाइन में हैरी राख जैसे भूरे बालों वाले एक लड़के के पीछे खड़ा हो गया और रॉन हैरी के पीछे। फिर वे योग कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ मुड़कर दोहरे दरवाजे से होते हुए बड़े हॉल में आ गए। हैरी ने कभी इतनी अद्भुत और शानदार जगह की कल्पना नहीं की थी। यहाँ हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं, जो उन 4 लंबी टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थीं, जहाँ बाकी विद्यार्थी बैठे थे। इन टेबलों पर सुनहरी चमकती प्लेटें और प्याले रखे थे। हॉल के ऊपरी हिस्से में एक और लंबी टेबल थी, जहाँ टीचर्स बैठे थे। प्रोफेसर मैकगोनागल फर्स्ट ईयर के बच्चों को वहां तक ले आई ताकि वे लोग बाकी विद्यार्थियों के सामने खड़े रहें और टीचर्स उनके पीछे की तरफ रहें। उन्हें घूरते हुए सैकड़ों चेहरे मोमबत्तियों की हिलती हुई रोशनी में पीले लालटेनों की तरह दिख रहे थे। विद्यार्थियों के बीच में कहीं कहीं कोहरेदार चांदी की तरह चमकते भूत भी नजर आ रहे थे। घूरती आंखों से बचने के लिए हैरी ने ऊपर की तरफ देखा और वहां उसे सितारों से भरी एक मखमली काली छत दिखी। इस पर जादू किया गया है ताकि ये बाहर के आसमान की तरह दिखे। हॉगवर्ट्स का इतिहास किताब में मैंने ये पढ़ा है। उसने सुना हरमाइनी फुसफुसा रही थी। ये विश्वास करना मुश्किल था कि ऊपर छत भी थी, क्योंकि लग तो ऐसा रहा था जैसे बड़ा हॉल सीधे आसमान में ही खुलता था। जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने बिना कुछ कहे 4 पैरों वाला एक स्टूल फर्स्ट ईयर के बच्चों के सामने रख दिया, तो हैरी ने जल्दी से दोबारा नीचे देखा। स्टूल के ऊपर उन्होंने एक जादूगरों की टोपी रखी थी, जिसकी नोक उभरी हुई थी। ये टोपी फटी थी, गंदी थी और इसमें बहुत सारे पैबंद लगे थे। पिटूनिया आंटी इसे अपने घर में नहीं घुसने देती। शायद उन लोगों को टोपी में से खरगोश निकाल कर दिखाना होगा। हैरी की कल्पना अब काबू से बाहर हो गई थी। यही हो सकता था। उसने देखा कि हॉल में बैठे सभी लोग टोपी की तरफ घूर रहे थे, इसलिए वो भी उसकी तरफ घूरने लगा। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर टोपी हिली। उसके ऊपर की तरफ की सिलाई चौड़ी खुल गई, जैसे ये उसका मुंह हो, और फिर टोपी ने गाना शुरू किया। तुम्हें शायद लगेगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पर अपनी आंखों पर मत करो यकीन। मुझसे ज्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी, चाहे तुम आसमान ढूंढ लो या जमीन। चाहे तुम्हारे पास हो काले डर्बी हैट या फिर टोपियाँ रेशमी और ऊंची, पर मैं हूँ हॉगवर्ट्स की चुनने वाली टोपी, उन सब से हूँ ज़्यादा अच्छी। तुम्हारे दिमाग में क्या है, मुझसे कुछ नहीं छुपा, बोलती टोपी सब देख लेती है ये मान लो, इसलिए मुझे पहन लो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में जाना है। सचमुच जान लो, तुम जा सकते हो गरुड़ द्वार में, जहाँ बहादुर दिलशेर लोग रहते हैं। उनकी हिम्मत, हौसला और दिलदारी गरुड़ द्वार को औरों से अलग करते हैं। तुम जा सकते हो मेहनत कश में, जहाँ निष्पक्ष और वफादार रहते हैं। मेहनत कश के बच्चे सच्चे और धैर्यवान होते हैं और मेहनत से कभी नहीं डरते हैं। या फिर तुम जा सकते हो समझदार पुराने चील घाट में, बशर्ते तेज हो तुम्हारा दिमाग। हाजिर जवाब और ज्ञानी इंसान को हमेशा मिल जाते हैं अपनी तरह के लोग बाग।
या फिर शायद नाग शक्ति में भी जा सकते हैं, जहां आप सच्चे दोस्त बनाएंगे, जहां चालाक लोग आपके लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छा बुरा हर तरीका प्रयोग में लाएंगे। इसलिए मुझे लगा लो, डरो मत और चिंता मत करो ज़रा भी, तुम सुरक्षित हो मेरे हाथों में। हालांकि मेरे हाथ नहीं है क्योंकि मैं हूँ चुनने वाली टोपी। जब टोपी ने गाना बंद किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टोपी ने चारों टेबलों की तरफ सर झुकाया और फिर चुप हो गई। तो फिर हमें सिर्फ टोपी पहनना है? रॉन ने हैरी से फुसफुसाकर कहा। मैं फ्रेड को जान से मार डालूंगा। वो कह रहा था कि हमें दैत्य से लड़ना पड़ेगा। हैरी मन मारकर हंसा। हाँ, टोपी पहनना मंत्र पढ़ने से लाख गुना अच्छा था, परंतु वो सोच रहा था कि काश वो अकेले में टोपी पहन सकता। काश टोपी पहनते समय इतने सारे लोग उसे देख नहीं रहे होते। उसे लग रहा था कि टोपी ने उन लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। हैरी को उस वक्त लग रहा था कि वो ना तो बहादुर है, ना ही हाजिर जवाब और ना ही बुद्धिमान। अगर टोपी ने डरे हुए लोगों के लिए कोई हाउस बताया होता तो उसके लिए वही सही होता। जब मैं आपका नाम बोलूं तो आप आकर टोपी पहन लेंगे और स्टूल पर बैठेंगे ताकि आपको चुना जा सके। प्रोफेसर मैकगोनागल हाथ में चमड़े के कागज का लंबा रोल लेकर आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, हैना एबर्ट। गुलाबी चेहरा, लंबी चोटी और भूरे बालों वाली एक लड़की लाइन से बाहर निकली। उसने टोपी लगाई जो उसकी आंखों के आगे आ गई और फिर वो स्टूल पर बैठ गई। मेहनतकश। जब हैना दाईं तरफ की मेहनतकश टेबल पर जाने के लिए गई तो वहां से तालियों की और खुशी से चिल्लाने की आवाजें आईं। हैरी ने देखा कि मोटे सन्यासी का भूत हैना की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिला रहा था। सूजन बोन्स, मेहनतकश। टोपी एक बार फिर चिल्लाई और सूजन भी हैना के बगल में बैठने के लिए दौड़ पड़ी। टेरी बूट, चील घाट। इस बार बाईं तरफ से दूसरी टेबल पर तालियां बजने की आवाजें आईं। टेरी के पास आने पर चील घाट के कई विद्यार्थी उससे हाथ मिलाने के लिए खड़े हो गए। मैंडी ब्रोकलहर्स्ट भी चील घाट में गई, परंतु लैवेंडर ब्राउन पहली नई गरुड़ द्वार बनी और सबसे बाईं तरफ की टेबल पर खुशी का शोर गूंज उठा। हैरी देख रहा था कि रॉन के जुड़वा भाई सीटी बजा रहे थे। मिलिसेंट बुलस्ट्रोड पहली नाग शक्ति बनी। शायद नाग शक्ति के बारे में उसने जो सुना था ये उसकी कल्पना हो, परंतु उसके मन में ये विचार आया कि नाग शक्ति के विद्यार्थी बुले दिख रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे याद था कि उसके पुराने स्कूल में खेल कूद के पीरियड में टीम बांटते समय क्या होता था। उसे हमेशा सबसे आखिर में चुना जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा खेलता नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी डडली के सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि वे उसे पसंद करते थे। जस्टिन फिंच फ्लेचली, मेहनतकश। हैरी ने देखा कि कई बार टोपी हाउस का नाम तत्काल चिल्ला देती थी, परंतु कई बार इसे फैसला करने में थोड़ी देर लगती थी। शेमस फिनिगन, जो लाइन में हैरी के आगे खड़ा रेत जैसे भूरे बालों वाला लड़का था, स्टूल पर लगभग 1 मिनट तक बैठा रहा और इसके बाद टोपी ने उसे गरुड़ द्वार के लिए चुना। हरमाइनी ग्रेंजर। हरमाइनी लगभग दौड़ती हुई स्टूल तक गई और उसने उत्सुकता से टोपी अपने सिर में घुसा ली। गरुड़ द्वार। रॉन के मुंह से आह निकल गई। हैरी के मन में एक भयंकर विचार आया, क्योंकि जब कोई बहुत घबराया होता है तो उसके मन में हमेशा भयानक विचार ही आते हैं। क्या होगा अगर उसे चुना ही ना जाए? क्या होगा अगर वो टोपी को अपनी आंखों के सामने लगाकर बहुत देर तक बैठा रहे और फिर प्रोफेसर मैकगोनागल उसके सिर से टोपी हटाकर कहें कि कहीं कोई गलती हुई है और उसे वापस ट्रेन में बैठकर घर रवाना हो जाना चाहिए? नेविल लॉन्गबॉटम। जब नेविल लॉन्गबॉटम का नाम लिया गया तो वो स्टूल तक जाते समय गिर पड़ा। टोपी को नेविल के बारे में फैसला करने में बहुत समय लगा। गरुड़ द्वार। जब वो आखिरकार चिल्लाई गरुड़ द्वार तो फिर नेविल इसे उतारे बिना ही दौड़ पड़ा। फिर हंसी के फव्वारों के बीच वो वापस लौटा और उसने टोपी मोरैग मैकडूगल को दे दी। ड्रेको मैलफॉय। जब ड्रेको मैलफॉय का नाम पुकारा गया तो वो अकड़ते हुए आगे आया और उसकी इच्छा तत्काल पूरी हो गई। नाग शक्ति। मैलफॉय अपने दोस्तों क्रैब और गॉयल के पास बेचने चला गया। वो बहुत खुश दिख रहा था। अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे। मून, नॉट, पार्किंसन, फिर जुड़वा बहनों की जोड़ी पाटिल और पाटिल, फिर सैली एन पर्क्स और फिर आखिरकार हैरी पॉटर। जब हैरी आगे आया तो अचानक लोग फुसफुसाने लगे। पूरे हॉल में आग जलने जैसी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। क्या कहा? पॉटर? हैरी पॉटर?
हैरी ने टोपी को अपनी आंखों के ऊपर गिरने से पहले जो आखिरी दृश्य देखा वो ये था कि हॉल के लोग उसे ठीक से देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे। अगले पल वो टोपी के काले अंदरूनी हिस्से को देख रहा था। वो इंतजार करने लगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, काफी हिम्मत लगती है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, बहुत हुनर है तुम में, और हे भगवान, हाँ, अपनी पहचान बनाने का इरादा भी। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं तुम्हें कहाँ रखूं? हैरी ने स्टूल के कोनों को पकड़ा और सोचा, नागशक्ति नहीं, नागशक्ति नहीं, नागशक्ति नहीं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में, और नागशक्ति तुम्हें महान बनने में मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़ द्वार। हैरी ने सुना कि टोपी ने आखिर शब्द पूरे हॉल के सामने चिल्लाकर बोला था। उसने अपनी टोपी उतारी और कांपते कदमों से गरुड़ द्वार की टेबल की तरफ बढ़ गया। चुन लिए जाने और नागशक्ति में ना जाने पर उसे इतनी राहत मिली कि उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उसके चुने जाने पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी। प्रीफेक्ट पर्सी उठा और उसने हैरी से उत्साह से हाथ मिलाया। हमें पॉटर मिल गया, हमें पॉटर मिल गया, वीजली बंधु चिल्लाए। हैरी उस गुलूबंद पहने भूत के सामने बैठ गया जिसे वो पहले देख चुका था। भूत ने उसकी बात थपथपाई और हैरी को अचानक ऐसा भयंकर एहसास हुआ जैसे उसने अपना हाथ बर्फ की बाल्टी से भरी बाल्टी में डाल दिया हो। अब वो ऊंची केबल को ठीक तरह से देख सकता था। उसके सबसे करीब वाले कोने पर हैग्रिड बैठा था। हैरी और हैग्रिड की आंखें जब मिली तो हैग्रिड ने अपना अंगूठा ऊपर करके उसे बधाई दी। हैरी जवाब में मुस्कुराया और वहां ऊंची टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सुनहरी कुर्सी पर एल्बस डंबलडोर बैठे थे। हैरी ने उन्हें तत्काल पहचान लिया क्योंकि वो ट्रेन में चॉकलेट के मेंढक वाले कार्ड में उनकी फोटो देख चुका था। डंबलडोर के चांदी जैसे बाल पूरे हॉल में इकलौती ऐसी चीज थे जो भूतों जितने चमक रहे थे। हैरी ने प्रोफेसर क्विरिल यानी उस घबराए हुए युवक को भी पहचान लिया जिनसे वो रिश्ती कढ़ाई में मिल चुका था। बड़ी बैंगनी पगड़ी में वे बहुत अजीब दिख रहे थे और अब चुने जाने के लिए सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। लीसा टर्पिन चील घात में गई और फिर रॉन की बारी आई। रॉन का चेहरा अब तक पीला हरा हो चुका था। हैरी ने टेबल के नीचे अपनी उंगलियां आपस में बांध ली और 1 सेकंड बाद टोपी चिल्लाई, गरुड़ द्वार। जब रॉन उसके पास वाली कुर्सी में धम से बैठा तो बाकी लोगों के साथ हैरी ने भी जोर जोर से तालियां बजाईं। बहुत अच्छे रॉन, शाबाश, पर्सी वीसली ने बड़प्पन से कहा। फिर ब्लेज ज़बीनी को नाग शक्ति के लिए चुना गया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने चमड़े के कागज का रोल मोड़ा और बोलती टोपी उठाकर ले गई। हैरी ने अपनी सुनहरी खाली प्लेट की तरफ देखा। उसे अब जाकर ध्यान आया कि वो कितना भूखा था। उसे लग रहा था जैसे कद्दू की पेस्ट्री खाए हुए सदियां बीत चुकी थीं। तभी एल्बस डंबलडोर खड़े हुए। वे विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बाहें चौड़ी खुली थीं, जैसे उन लोगों को देखने से बढ़कर खुशी दुनिया में और कोई नहीं थी। स्वागत है, हॉगवर्ट्स में नए साल में स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग दावत शुरू करें, मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। और ये रहे वे शब्द, उल्लू, चर्बी, छुटपुट, चुटकी। धन्यवाद। वे बैठ गए। सबने खुश होकर तालियां बजाईं। हैरी की समझ में नहीं आया कि हंसना चाहिए या नहीं। क्या वे थोड़े से पागल हैं? हैरी ने पर्सी से दुविधा में पूछा। पागल? वे जीनियस हैं, दुनिया के बेहतरीन जादूगर। पर हाँ, वे थोड़े खिसके हुए जरूर हैं। आलू लोगे हैरी? हैरी का मुंह खुला रह गया। उसके सामने की प्लेट अब भोजन से भरी थी। उसने इतनी सारी मनपसंद चीजें एक ही टेबल पर कभी नहीं देखी थी। रोस्ट बीफ, रोस्ट चिकन, पोक चॉप्स और लैम चॉप्स, कबाब, बेकन और स्टेक, उबले आलू, भुने आलू, चिप्स, यॉर्कशायर पुडिंग, मटर, गाजर, ग्रेवी, केचप और किसी अजीब कारण से मिंट कैंडी। डर्सली परिवार में हैरी को पूरी तरह भूखा तो नहीं रखा जाता था, परंतु उसे उसकी पसंद का खाना नहीं मिल पाता था। हैरी को जो चीज़ सचमुच चाहिए होती थी उसे डडली हमेशा ले लेता था, चाहे उसे खाने के बाद वो बीमार ही क्यों न पड़ जाए। हैरी ने अपनी प्लेट में मिंट कैंडी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले ली और खाने पर टूट पड़ा। सभी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट थीं। देखकर अच्छा लगता है, गुलूबंद पहने भूत ने दुख भरी आवाज में कहा, जो हैरी को अपनी स्टीक काटते हुए देख रहा था। क्या आप नहीं खा सकते? मैंने पिछले 400 सालों से कुछ नहीं खाया है। जाहिर है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी इसकी कमी अखरती है। मुझे नहीं लगता मैंने अपना परिचय दिया है।
सर निकोलस डी मिम्सी पॉरपिंगटन, गरुड़ द्वार टावर का भूत। मैं जानता हूँ आप कौन है, रॉन ने अचानक कहा। मेरे भाइयों ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप लगभग सिर कटे निक हैं। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे सर निकोलस डी मिम्सी के नाम से बुलाओ, भूत ने थोड़ा तन कर कहा। लगभग सिर कटे? कोई आदमी लगभग सिर कटा कैसे हो सकता है? परंतु रेत जैसे बाल वाले सीमस फिनिगन बीच में ही बोल पड़ा। सर निकोलस का मूड उखड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये चर्चा उस रास्ते पर नहीं जा रही थी जिस रास्ते पर वो इसे ले जाना चाहते थे। इस तरह उसने चिढ़कर कहा। उसने अपना बायां कान पकड़ा और उसे झटक दिया। उसका पूरा सिर गर्दन के पास से लटक गया और कंधों पर गिर गया, मानो ये किसी कब्जे पर झूल गया हो। साफ दिख रहा था कि किसी ने उसका सिर काटने की कोशिश की थी, परंतु उसने काम ठीक तरह से नहीं किया था। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर लगभग सिर कटे निक ने खुशी से अपना सिर वापस अपनी गर्दन पर लगा लिया। तो गरुड़ द्वार के नए विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि इस साल हाउस चैंपियनशिप जीतने में तुम हमारी मदद करोगे। गरुड़ द्वार इतने लंबे समय तक बिना जीते कभी नहीं रहा। नाग शक्ति 6 साल से लगातार कब जीत रहा है। खूनी नवाब को सहन करना अब मुश्किल होता जा रहा है। वो नाग शक्ति का भूत है। हैरी ने नाग शक्ति की टेबल की तरफ देखा। वहां एक भयानक भूत बैठा था जिसकी घूरती आंखें भावहीन थीं, चेहरा दुबला था और कपड़े चांदी जैसे खून से रंगे हुए थे। हैरी को देखकर खुशी हुई कि वो भूत मैलफॉय के ठीक पास बैठा था, जो इस बैठक व्यवस्था से खास खुश नजर नहीं आ रहा था। उसके कपड़ों पर इतना सारा खून कैसे लगा है? सीमस ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। मैंने कभी नहीं पूछा, लगभग सिर कटे निक ने नजाकत से कहा। जब सबने भरपेट खा लिया तो बचा हुआ खाना उनकी प्लेटों से गायब हो गया और प्लेटें पहले की तरह ही चमकने लगी। एक पल बाद पुडिंग सामने आ गई। हर स्वाद की आइसक्रीम मौजूद थी। एप्पल पाई, ट्रिकल पेस्ट्री, चॉकलेट एक्लेयर और जैम डोनट्स, स्पंज केक, स्ट्रॉबेरी जेली, राइस पुडिंग। जब हैरी ने ट्रिकल पेस्ट्री खाना शुरू किया तो चर्चा उनके परिवारों की तरफ मुड़ गई। मैं मिला जुला हूँ। मेरे डैडी मगलू हैं और मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने अपने जादूगरनी होने की बात उन्हें तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। ये सुनकर तो उनके होश उड़ गए। बाकी लोग हंसे। और तुम नेविल? मेरी दादी ने मुझे पाला है, वे जादूगरनी है, नेविल ने कहा। परंतु पूरा परिवार यही सोचता था कि मैं शुरू से ही मगलू हूँ। एल्जी दादाजी हमेशा मुझे असावधान पाने की कोशिश करते रहे ताकि मुझसे जादू का कोई सबूत हासिल हो सके। उन्होंने मुझे एक बार ब्लैक पूल पियर के किनारे से धक्का दे दिया। मैं लगभग डूब गया, परंतु तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक मैं 8 साल का नहीं हो गया। एक दिन एल्जी दादाजी चाय पर घर आए और वे मेरे पैर पकड़कर मुझे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से लटका रहे थे कि तभी एनर दादी ने मुझे खाने के लिए केक दिया। ध्यान भटक जाने के कारण एल्जी दादाजी ने मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं उछलकर नीचे गया, पूरे बगीचे और सड़क तक। वे लोग सचमुच खुश थे। दादी तो इतनी खुश हुई कि रोने लगी। और जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वे सोच रहे थे कि मुझ में इतना जादू नहीं होगा कि मैं यहाँ आ सकूं। एल्जी दादाजी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे मेंढक खरीद कर दिया। हैरी के दूसरी तरफ पर्सी वीसली और हर्माइनी पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे आशा है कि वे लोग तत्काल पढ़ाई शुरू कर देंगे। सीखने को कितना कुछ है। मेरी रुचि खास तौर पर रूप परिवर्तन में है, यानी कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदलना। जाहिर है इसे बहुत कठिन समझा जाता है। शुरुआत में तुम्हें छोटी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे माचिस की तीली को सुई में बदलना और इस तरह की चीज़ें। हैरी के शरीर में पर्याप्त गर्मी आ चुकी थी और उसे नींद आ रही थी। उसने एक बार फिर ऊंची टेबल की तरफ देखा। हैग्रिड अपने प्याले में से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल प्रोफेसर डम्बलडोर से बातें कर रही थी। अजीबोगरीब पगड़ी पहने प्रोफेसर क्विरल एक टीचर से बात कर रहे थे। उस टीचर के बाल काले और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी थी और चमड़ी पीली थी। ये एकदम अचानक हुआ। मुड़ी नाक वाले टीचर ने क्विरल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधे देखा और हैरी के माथे के निशान में तेज तीखा दर्द उठा। आउच! क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं। दर्द जिस तरह आया था उसी तरह अचानक चला गया, परंतु टीचर की नज़र से जो हैरी को एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। ये एहसास कि वे हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्विरल से बात करने वाला टीचर कौन है? उसने पर्सी से पूछा। अच्छा, तो तुम क्विरल को पहले ही जानते हो?
कोई हैरानी नहीं है कि वे इतने घबराए हुए क्यों हैं, क्योंकि वे प्रोफेसर स्नेप से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर स्नेप जादुई काढ़े का विषय पढ़ाते हैं, परंतु ये वो विषय नहीं है जो वो पढ़ाना चाहते हैं। सबको मालूम है कि वे क्विरल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। गुप्त कलाओं के बारे में स्नेप को बहुत ज्यादा ज्ञान है। हैरी ने कुछ समय तक स्नेप को देखा, पर स्नेप ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा और फिर अंत में पुडिंग्स भी गायब हो गईं और प्रोफेसर डंबलडोर एक बार फिर खड़े हो गए। हॉल में खामोशी छा गई। अच्छा, अब जब हमने खा पी लिया है तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। साल की शुरुआत में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि अंधेरे जंगल में किसी भी हालत में कोई छात्र नहीं जाएगा, और हमारे कुछ सीनियर विद्यार्थी भी इस बात का ध्यान रखें तो बेहतर होगा। डंबलडोर की चमकती आंखें वीसली बंधुओं की दिशा में मुड़ गईं। हमारी चौकीदार मिस्टर फिल्च ने मुझे बताया है कि मैं आप सबको ये बता दूं कि पीरियड्स के बीच में गलियारों में जादू करना मना है। क्विडिच के ट्रायल सत्र के दूसरे सप्ताह में आयोजित होंगे। अपनी हाउस टीम के लिए अगर किसी की खेलने में दिलचस्पी हो तो मैडम हूच से संपर्क करें। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल तीसरी मंजिल के दाहिने हिस्से के गलियारे में जाना मना है, वरना आप दर्दनाक मौत मर सकते हैं। हैरी हंसा, परंतु वो उन गिने चुने लोगों में से था जिन्होंने ऐसा किया था। वे गंभीर तो नहीं है? उसने पर्सी के कान में कहा। बिल्कुल होंगे, पर्सी ने डंबलडोर को घूरते हुए कहा। ये अजीब है क्योंकि आमतौर पर वे हमें कारण बताते हैं कि हमें कहीं पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। सब जानते हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर हैं। मुझे लगता है कम से कम उन्हें हम प्रीफेक्ट्स को तो कारण बता ही देना चाहिए था। और अब इससे पहले कि हम बिस्तर पर जाएं, हम अपनी स्कूल का गीत गाएंगे। डंबलडोर चिल्लाए। हैरी ने देखा कि बाकी टीचर्स की मुस्कुराहटें थोड़ी सिमट गई थीं। डंबलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका, जैसे वो इसके सिरे से मक्खी भगाना चाहते हों। एक लंबी सुनहरी रिबन छड़ी से बाहर निकली, जो टेबलों के ऊपर उठी और सांप की तरह लहराते हुए शब्दों में बदल गई। सब अपनी मनपसंद की धुन चुन लें और अब हम शुरू करते हैं। और स्कूल में ये शब्द गूंज उठे। हॉगवर्ट्स हॉगवर्ट्स, हॉगी वॉटी हॉगवर्ट्स, हमें कुछ सिखाओ मेहरबानी करके। चाहे हम बूढ़े और गंजे हों या छिले घुटनों वाले बड़े लड़के, हमारे सिर में तुम भर दो थोड़ा दिलचस्प ज्ञान, क्योंकि अभी हमारी खोपड़ी में सिर्फ हवा भरी है और है मरी मक्खी तथा कचरे जैसा सामान। हमें सिखाओ जानने लायक चीजें, याद दिलाओ जो हम हैं भूल चुके। अपनी बेहतरीन कोशिश करो, बाकी हम कर लेंगे और सीखेंगे जब तक कि हमारा दिमाग न पक जाए। हर एक ने ये गीत अलग अलग समय पर खत्म किया। अंत में केवल वीसली बंधु ही बहुत धीमे राग में गा रहे थे। डंबलडोर ने अपनी छड़ी से उनकी आखिरी लाइनों का संचालन किया। गीत खत्म होने पर बाकी लोगों ने तालियां बजाईं और डंबलडोर ने सबसे तेज ताली बजाई। आहा, संगीत, उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। हम यहाँ जो जादू करते हैं उससे भी बड़ा जादू। और अब सोने का समय, अब आप यहाँ से चल दीजिए। गरुड़ द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बातें करती भीड़ के बीच से गुजरते हुए पर्सी के पीछे पीछे चल दिए। वे लोग बड़े हॉल से बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी के पैर एक बार फिर बहुत भारी हो रहे थे, परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो बहुत थक गया था और उसने ज्यादा खा लिया था। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसे ये देखकर भी हैरानी नहीं हुई कि गलियारों में लगी तस्वीरों के लोग कानाफूसी कर रहे थे और उनके पास से गुजरते समय इशारे भी कर रहे थे। जब पर्सी 2 बार उन्हें ऐसे दरवाजे से ले गया जो फिसलने वाले पैनल और झूलते पर्दों के पीछे छिपे थे, तो भी उसे कोई हैरानी नहीं हुई। सभी बच्चे जम्हाई लेते हुए अपने पैरों को घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, पर सीढ़ियां थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। हैरी सोच रहा था कि अभी उन्हें कितनी दूर और जाना होगा कि तभी वे अचानक रुक गए। छड़ियों का एक गट्ठर बीच हवा में उनके सामने तैर रहा था और जब पर्सी आगे की तरफ बढ़ा तो गट्ठर छड़ियों को एक एक करके उनकी तरफ फेंकने लगा। पीव्स है, पर्सी ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को फुसफुसा कर बताया। एक भूत। पीव्स, सामने आ जाओ। जवाब में एक तेज और बेहुदा आवाज आई, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल रही हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं खूनी नवाब को बुलाऊं? फटाक की आवाज आई और कुटिल काली आंखों और चौड़े मुंह वाला एक नाटा आदमी सामने आया जो हवा में पैर सिकोड़कर तैर रहा था और छड़ियों का गट्ठर पकड़े हुए था। ओह,
उसने खराब सी खिलखिलाहट के साथ कहा। फर्स्ट ईयर के बच्चे, इली लिली लिली, कितनी मजेदार बात है। वो अचानक उनकी तरफ झपटा। सबने अपने सिर झुका लिए। दूर हटो पीव्स, वरना मैं नवाब को इस बारे में बता दूंगा। मैं सचमुच बता दूंगा। पीव्स ने अपनी जीभ निकाली और गायब हो गया, परंतु जाते जाते वो छड़ियों को नेविल के सिर पर गिराता हुआ गया। उन्होंने उसे दूर जाते सुना और जाते जाते वो सजावटी कवचों से टकरा रहा था। जब वे दोबारा चलने लगे तो पर्सी बोला, तुम्हें पीव्स से बचकर रहना पड़ेगा। खूनी नवाब ही हैं जो उसे काबू में रख सकते हैं, वे हम प्रीफेक्ट्स की नहीं सुनता। लो, हम आ गए। गलियारे के आखिर सिरे पर गुलाबी रेशम की पोशाक में एक बहुत मोटी औरत की तस्वीर टंगी थी। पासवर्ड क्या है? कैपुट ड्रैकोनिस। तस्वीर आगे की तरफ झुकी और दीवार में एक गोल छेद दिखाई पड़ा। वे उसमें से घुस गए। नेविल को एक पैर उठाने के सहारे की जरूरत पड़ी और उन्होंने खुद को गरुड़ द्वार के हॉल में पाया। ये गद्देदार कुर्सियों से भरा शानदार गोल कमरा था। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया और लड़कों को दूसरे दरवाजे से उनके कमरे तक। सर्पीली सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचने के बाद जाहिर था कि वे टावर में पहुंच गए थे। उन्होंने आखिरकार अपने बिस्तर खोज लिए। 5 बेड लगे थे जिन पर गहरे लाल मखमल के पर्दे थे। उनके संदूक पहले ही आ चुके थे। वे इतने थके हुए थे कि बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपना अपना पायजामा पहना और बिस्तर पर लुढ़क गए। खाना शानदार था ना? रॉन ने पर्दे के पीछे से हैरी से बुदबुदा कर कहा। दूर हटो स्कैबर्स, बस वो मेरी चादर पुतर रहा है। हैरी रॉन से पूछने वाला था कि क्या उसने ट्रिकल पेस्ट्री खाई थी, परंतु इससे पहले कि वो ये पूछ पाता, हैरी तत्काल सो गया। वे अजीब सपना देख रहा था। वे प्रोफेसर क्विरल की पगड़ी पहने था जो उससे बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे तत्काल नाग शक्ति में जाना पड़ेगा क्योंकि यही उसकी तकदीर में लिखा है। मुझे नाग शक्ति में नहीं रहना, हैरी ने पगड़ी को बताया। पगड़ी भारी होती जा रही थी। हैरी ने उसे उतारकर फेंकना चाहा, परंतु पगड़ी उसके सिर पर कसती जा रही थी जिससे उसे दर्द हो रहा था। और फिर वहां पर मैल्फॉय खड़ा था जो उसे पगड़ी से जूझते देखकर उस पर हंस रहा था। फिर मैल्फॉय मुड़ी नाक वाले टीचर यानी स्नेप में बदल गया, जिसकी हंसी ऊंची और ठंडी होती चली गई। हरी रोशनी की एक चकाचौंध हुई और हैरी पसीना पसीना होकर कांपते हुए जागा। उसने करवट बदली और फिर सो गया। जब वो अगले दिन जागा तो वो इस सपने के बारे में